हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू EWA इंग्लिश विद अजय। आप सभी का एक बार पुनः EWA में स्वागत है। और आपको भी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने में दिक्कत होती है तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित हर तरह की जानकारी को बताई जाएगी, जिसे देखने के बाद आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और यह वीडियो बिगिनर्स के लिए, यानी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है जीरो से एडवांस लेवल तक की चीजों को बताई जाएंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी भूत अनिश्चित काल। यानी भूतकाल में कोई भी घटना जो अनिश्चित होती है वह इस टेंस के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे यह देखते हैं, क्योंकि जब तक आप वाक्य को पहचानेंगे नहीं तब तक वाक्य को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज होता है कि वाक्य की पहचान, यानी आपको वाक्य की पहचान करने आ गया तो समझिए आपका 50% काम हो गया। उसके बाद आपको रूल्स का पालन करना होगा, स्ट्रक्चर का पालन करना होगा, और फिर वह आप वाक्य जो है ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान देखते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती आता है तथा उसके बाद था थे थी आता है। तो पहला पहचान क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ते ती हो और उसके बाद था थे थी हो तो वह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का होता है। इसके अलावा इसका एक और पहचान है, उसे भी देखेंगे कि मुख्य क्रिया के अंत में या ये ई या आ की मात्रा आता है तथा अनिश्चितता का बोध होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि दूसरा पहचान की जो क्रिया होगी उस क्रिया के अंत में या ये ई या आ की मात्रा भी आता है। तो यह दो पहचान आपको क्लियर रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं वाक्य को तब तक उन्हें ट्रांसलेट करना संभव नहीं होगा। तो यह हो गया पहचान। अब इसके बाद देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है डिड का इस्तेमाल होगा, यानी डिड का प्रयोग किया जाएगा। और डिड जो है वह डू का क्या है, V2 फॉर्म है। यानी जो आप प्रेजेंट टेंस में डू और डस प्रयोग करते थे तो इस डू का V2 फॉर्म क्या है, यानी डिड है। तो आपको पता है कि पास्ट टेंस में क्रिया जो होती है किस फॉर्म में आती है, सेकेंड फॉर्म में आती है, यानी V2 फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे जब हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो डू का सेकेंड फॉर्म यानी V2 फॉर्म डिड इस्तेमाल होगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको बताए भी हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यह दो ऐसे टेंस है जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी इनमें सीधे डायरेक्ट क्रिया आती है, लेकिन जब निगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव निगेटिव होता है तब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए यह कब प्रयोग करेंगे, जब वाक्य निगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तब। अब इसमें देखिए जो मेन वर्ब होगा, आपका जो मेन वर्ब होगा वह जो मेन वर्ब है वह दो फॉर्म में यूज होगा, एक होगा V1 फॉर्म में और एक होगा V2 फॉर्म में, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कब प्रयोग होगा, यानी जब वाक्य हमारा निगेटिव इंटरोगेटिव होगा तब V1 फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि उस समय हमारा सहायक क्रिया V2 फॉर्म में होती है, यानी सेकेंड फॉर्म में होती है, तो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। लेकिन जब वाक्य अफर्मेटिव होगा तो हमें क्रिया का V2 फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा। तो दो चीज हमने यहाँ पे देख लिया, हेल्पिंग वर्ब डिड और क्रिया के जो फॉर्म अप्लाई होंगे V1 और V2, यानी दोनों फॉर्म इसमें अप्लाई होते हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कि वाक्य का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताए थे कि जो सेंटेंस होते हैं आपके सेंटेंस चार प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और क्लियर करते हैं कि आपको एक और देखने को मिलता होगा असर्टिव सेंटेंस।
तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो आपके असर्टिव होते हैं उसमें आपके अफर्मेटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, तो उन्हें हम असर्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम पहले देखेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आपको अभी बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में जो है सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना, इसमें डायरेक्ट क्रिया आएगी सब्जेक्ट के बाद, और क्रिया जो मेन वर्ब होगी वह किस फॉर्म में होगी, V2 फॉर्म में यानी सेकंड फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको किसको लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है, सीधे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, यानी जो मुख्य क्रिया होगी उसको लिखेंगे, और मुख्य क्रिया इसमें किस फॉर्म में होगी, V2 फॉर्म में। ठीक है, यानी जो मुख्य क्रिया हो किस फॉर्म में लगाएंगे, V2 फॉर्म में। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में आपको कंप्लीमेंट लिखना है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसी के अनुसार आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना आसान है, या टेंस बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मेरा भाई क्रिकेट खेलने विद्यालय जाता था। तो एक वाक्य है क्या, कि मेरा भाई क्रिकेट खेलने विद्यालय जाता था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाक्य को देख के पहचानना, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक इनको ट्रांसलेट करना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले कह रहा है मेरा भाई क्रिकेट खेलने विद्यालय जाता था। तो जाता यानी जाना, जाता हो गया है, यानी जाना जो क्रिया में ना लेनी थी उसके जगह पे तातेती हो गया। तो पहला पहचान क्या कर रहा है, मुख्य क्रिया के अंत में तातेती। तो यहाँ पे देखिए ता आ गया और उसके बाद था थे थी में से कोई एक तो आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का किस प्रकार का वाक्य है, अफर्मेटिव, क्योंकि अगर निगेटिव होता तो नकारात्मक शब्द दिया होता, इंटरगेटिव होता तो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या यस या नो टाइप्स यानी वाक्य की शुरुआत क्या से होती। तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं इसमें। तो इसका मतलब कि वाक्य क्या है, सकारात्मक है। और सकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का V2 फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट लिखेंगे। अब इसके साथ साथ देखिए मेन चीजें आपको लिखी गई है, इसके बीच में आपके आर्टिकल्स आते हैं, क्वालिफायर भी आ जाते हैं, और इसके अलावा आपके डिटरमाइनर भी आ जाते हैं, प्रीपोजिशन आते हैं। तो वह उस नाउन या नाउन से पहले यानी कंप्लीमेंट से पहले मुख्यतः इनका प्रयोग ज्यादा होता है, तो उनको भी लगाते रहते हैं। तो कह रहा कि मेरा भाई क्रिकेट खेलने विद्यालय जाता था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आपको बताए थे कि क्रिया जो होता है, क्रिया से पहले कौन से प्रश्न कर लिया, जैसे कौन जाता था, तो मेरा भाई क्रिकेट खेलने जाता था, इसका मतलब मेरा भाई जाता था। तो मेरा भाई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यानी माई ब्रदर। तो मेरा भाई यहाँ पे हो गया माई ब्रदर। अब जाता था, तो इसमें देखिए V2 फॉर्म लगाना है, जाना का गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। अब कहा जाता था, विद्यालय, तो वेंट टू स्कूल। अब इसमें देखिए एक क्रिया और आई है, एक क्रिया आया है, एक क्रिया आया है। तो जाता आपका मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख ही लिया है। अब देखिए, इसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ब के अंत में ना ने नी आता है तो वह किस प्रकार का वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल ये तीन आते हैं। तो जब क्रिया में ना ने नी आ जाएगा तो उसे हम इन्फिनेटिव या जिरंड के रूप से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए क्रिया में ना ने नी आया है, और आपको बताए थे कि जब क्रिया में क्या आ जाए, ना ने और नी, ठीक है,
ऐसे भी बोल सकते हैं नानी ने, ठीक है। तो जब नानी आ जाएंगी तो क्या करना होगा, यानी अगर इन्फिनेटिव के रूल से बनाना है, यानी उस चीज को अगर आप इन्फिनेटिव के रूल से बनाना चाहते हैं तो यानी जो क्रिया है यानी V1 से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ देना पड़ेगा। और अगर जिरंड के रूल से बनाते हैं तो जो V1 है यानी क्रिया के पहले फॉर्म में ing जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए खेलने, तो खेलने के लिए हम इससे पहले टू प्ले लिख सकते हैं, यह इन्फिनेटिव का रूल है। और क्या खेलने, क्रिकेट, तो यहाँ पे हम क्रिकेट लिख सकते हैं, यानी इसका ऑब्जेक्ट है, यानी इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट क्या खेलने, क्रिकेट। तो माय ब्रदर वेंट टू स्कूल टू प्ले क्रिकेट। अगर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जिरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिरंड कैसे होगा, यानी प्ले और इसमें क्या जोड़ देंगे, ing। तो आप दोनों रूल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, माय ब्रदर वेंट टू स्कूल प्लेइंग क्रिकेट या माय ब्रदर वेंट टू स्कूल टू प्ले क्रिकेट। तो दोनों तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी क्रिया के अंत में नानी आ गया है तो उस क्रिया को इन्फिनेटिव या जिरंड के रूल से बनाएंगे। और यह हमेशा मेन वर्ब के बाद यानी लास्ट में इसको हम बनाते हैं, ठीक है, वाक्य के अंत में ही इनको जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, एक चीज मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि किसी भी वाक्य में एक से अधिक वर्ब कब आएंगे, तो 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि वे किसी कंजक्शन से जुड़े हों या एक फाइनाइट और बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो। तो यहाँ पे देखिए कोई कंजक्शन का इस्तेमाल क्रिया को जोड़ने के लिए हुआ नहीं है, यानी इसका मतलब एक फाइनाइट यानी मेन वर्ब और बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब आए हुए हैं। तो इनको बनाने का यह तरीका है। तो इस तरह से आप किसी वाक्य को और ट्रांसलेट करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। तो एक एग्जांपल और, ये आपको इसी में धीरे धीरे नई नई चीजों को जोड़ देते हैं। जैसे वह हंसते हुए यहाँ आया, वह हंसते हुए यहाँ आया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका भी पहचान आपको क्लियर है कि क्रिया में आई, तो क्रिया में आई आ गया तो भी वाक्य क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज है, हंसते यानी हंसना भी एक क्या है, वर्ब है, और आया भी वर्ब है। तो जिस क्रिया के अंत में आई आया वो आपका क्या है, मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है। अब देखो हंसते और इसके बाद हुए, तो देखो जब कोई वर्ब यानी किसी क्रिया के बाद क्या आ जाए, हुआ हुई हुए आ जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट के अंदर अंतर्गत क्या होगा, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल 3 प्रकार के आपको बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो यह होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या है कि वाक्य में जो वर्ब होगा उस वर्ब के जस्ट बाद हुआ हुई हुए दिया रहेगा। देखिए हंसते हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसको भी हम वाक्य के अंत में ही बनाते हैं, तो इनको हम अलग कर लेते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने का रूल होता है क्या, यानी जो क्रिया होगी उसका पहला रूप और उसमें ing। तो जिस क्रिया के बाद हुआ हुई हुए दिया रहेगा उस क्रिया में क्या आपको जोड़ देना है, ing। यानी यह वर्ब लिखेंगे आप और इस वर्ब में क्या जोड़ देंगे, ing, ठीक है। बस यानी जो जिरंड का रूल है सेम वैसे ही इसका भी रूल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि वह यहाँ आया, तो वह के लिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही। अब आया, आना, आना का कम होता है, कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, यानी ही केम। और यहाँ यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है हियर। अब हंसते हुए, तो हंसना का क्या होता है, लॉफ, और इसमें ing जोड़ देंगे, यानी ही केम हियर लॉफिंग।
यानी वह हंसते हुए यहाँ आया। तो यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी देख लिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर किसी वाक्य में दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, यह दोनों चीज। तो हम आपको यहाँ पे ये भी बता दिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या है और उसको कैसे बनाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या होता है, तो V1 प्लस ING उसमें लगाया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे नॉन फाइनाइट के भी क्वेश्चन देख रहे हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको कंटिन्यू क्लास जो है लेते रहिए और निसंदेह आपको अच्छी चीजें मिलेंगी और आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए अब अफर्मेटिव के बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि नकारात्मक वाक्य यहाँ पे लिख देते हैं कि एम भी, यानी मेन वर्ब का दो फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, MV1 या MV2। तो यहाँ पे अब निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको अब बनाने तो आ ही गया होगा, क्योंकि आप लगातार टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में हर तरह के स्ट्रक्चर को आपको बता दिया गया है। तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तो यानी ऐसे वाक्य जिनमें क्या होगा, नकारात्मक शब्द, जैसे नहीं, कभी मत, मत, इस तरह के शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और देखिए जो नकारात्मक शब्द होते हैं वह एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ निगेशन के नाम से जानते हैं, जो क्रिया को नकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए निगेटिव जब बनाएंगे तो सहायक क्रिया का प्रयोग अब होगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। तो आपको डिड लगाना है और इसके बाद आपको एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी नकारात्मक शब्द के लिए नॉट लगाना है। अब देखिए इसमें क्रिया क्या हो जाएगी, V1 फॉर्म में हो जाएगी, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में आपको कंप्लीमेंट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक चीज, क्रिया V1 फॉर्म में क्यों हो जा रही है, क्यों, क्योंकि जो सहायक क्रिया है वह ऑलरेडी V2 फॉर्म में यूज हो रहा है और इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब जो होता है V1 फॉर्म में आ जाता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। वे अपने गांव नहीं जाते थे, वे अपने गांव नहीं जाते थे। तो देखिए क्रिया में ताते थी, उसके बाद था थे थी। तो आपको पहचान अब क्लियर हो गया कि अगर किसी वाक्य की क्रिया के अंत में ताते थी और उसके बाद था थे थी आएगा तो वह वाक्य कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखिए था थे थी को हटाकर अगर हम है वो कर दें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो दोनों की पहचान में आपको कोई दिक्कत अब होगी नहीं, यानी अगर क्रिया के अंत में ताते थी है और उसके बाद है हूं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर था थे थी है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी यहाँ पे कौन जाते थे या कौन नहीं जाते थे, तो वे, ठीक है। तो वे के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, दे। अब इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दे के बाद डिड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट आपका एक वचन हो बहुवचन हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ क्या लगना है, डिड ही लगना है। तो दे डिड। अब इसके बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन या निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट। अब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, तो जाना क्रिया है तो गो। अब क्योंकि यह V1 फॉर्म में यूज होगा, यानी दे डिड नॉट गो टू अपने गांव, देयर विलेज।
तो ये हो गया दे डिड नॉट गो टू देयर विलेज। यहाँ पे देखिए यानी अगर कर्ता के रूप में वे है तो वे के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी जो है यानी दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? देयर है। तो वैसे ही सारे कर्ता का यानी जैसे आई के साथ अपना अपनी आया है, जैसे कहूं कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं तो मैं के साथ अपना अपनी के लिए क्या यूज करूंगा? माई। यानी तो आपको नॉमिनेटिव केस पता ही है कि आई, माई, वी, आवर, यू, योर, ही, हीज, सी, हर, इट, इट्स और दे का देयर। ये क्या है कि इनके पॉजेसिव एडजेक्टिव ही अपना अपनी का बोध कराते हैं। तो जब भी अपना अपनी आएगा तो देखेंगे कर्ता क्या है और उस कर्ता का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वही यूज होता है अपना अपनी के लिए। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लेंगे कि वे अपने गांव नहीं जाते थे तो दे डिड नॉट गो टू देयर विलेज। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव का। मैं चाय नहीं पीता था। मैं चाय नहीं पीता था। तो यहाँ पे देखिए क्या है? पीता यानी पीना, पीना क्या है? क्रिया है और उसमें ताते थी उसके बाद थाते थी और यहाँ पे नहीं दिया है यानी निगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसी स्ट्रक्चर पे इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या है? आई। तो आई को लिखेंगे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड, उसके बाद नॉट। तो आई डिड नॉट। अब क्या हो जाएगा? चाय पीने के लिए टेक का इस्तेमाल करते हैं, टेक टी। तो हो गया आई डिड नॉट टेक टी। तो मैं चाय नहीं पीता था। ठीक है, तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को आप बड़े आराम से बना लेंगे। तो आपको एक और स्पेशल चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर किसी वाक्य पे नकारात्मक के रूप में कभी नहीं आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब कभी नहीं आ जाएगा तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, सीधे सब्जेक्ट प्लस नेवर और प्लस क्रिया का वी टू फॉर्म यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है। इसको भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कभी नहीं वाला के लिए। जैसे तुम्हारा भाई कभी नहीं आम खाता था। तो यहाँ पे देखिए एक कभी नहीं के लिए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तुम्हारा भाई कभी नहीं आम खाता था। तो कभी नहीं आ गया तो कभी नहीं के लिए आपको क्या करना है? नेवर का प्रयोग करना है। अगर कभी नहीं आ जाएगा तो कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करना है? नेवर का प्रयोग करना है। अब देखेंगे जब यहाँ पे नेवर का प्रयोग होता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा? नेवर आ जाएगा, यानी नेवर का प्रयोग करेंगे और क्रिया जो होगी यहाँ पे जो है वी टू फॉर्म में आएगी। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? योर ब्रदर। तो योर ब्रदर। अब यहाँ पे सीधे आपको नेवर का प्रयोग करना है। योर ब्रदर नेवर। अब खाना का क्या होगा? ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट। तो योर ब्रदर नेवर एट मैंगो। ठीक, तो योर ब्रदर नेवर एट मैंगो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में कभी भी आपको क्या होगा कि कभी नहीं का प्रयोग होगा तो सीधे आप सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी टू फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप कभी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप मिस्टेक कर देंगे और सहायक क्रिया लिख दिए कि योर, यहाँ पे देखिए मैं मिस्टेक किया हूँ, योर लिख दिया हूँ योर। ठीक है, योर ब्रदर डिडंट
नेवर, तो वह गलत हो जाएगा। इसमें दो चीज याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जब नेवर का प्रयोग होगा तो जो मेन वर्ब होगा वह B2 फॉर्म में होगा, यानी सेकेंड फॉर्म में आएगा। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताए थे शुरू में भी कई बार बता चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इज क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स, यानी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज यस या नो टाइप्स एंड सेकेंड इज IW टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें पहला प्रकार जो है, पहला टाइप है यस या नो टाइप्स। तो देखिए आपको यस या नो टाइप्स पता ही है। इसको यस या नो टाइप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मैंने आपको कई बार बता चुका कि यस या नो टाइप्स कहने का क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस तरह के प्रश्नों का जो जवाब होता है हम हाँ या ना में देते हैं, और यस या नो टाइप्स के जो हिंदी के वाक्य होते हैं वह हमेशा किससे प्रारंभ होते हैं, क्या से। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा किससे प्रारंभ होंगे हिंदी के वाक्य, क्या से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर में आपको बताए थे कि जब कोई भी वाक्य यस या नो टाइप्स का होगा तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसमें सहायक क्रिया क्या है आपका, डिड। तो डिड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है क्रिया, और क्रिया इसमें V1 फॉर्म में होगी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है कंप्लीमेंट, और सबसे लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपके यस या नो टाइप्स बनाने का स्ट्रक्चर, यानी संरचना कि वाक्य को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अब लेते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी, क्या से, क्योंकि यस या नो टाइप्स है। तो यस या नो टाइप्स के वाक्य जो होंगे वह हमेशा क्या से प्रारंभ होंगे। जैसे क्या वह तुम्हें अपना कलम नहीं, सॉरी नहीं रहेगा क्योंकि यस या नो टाइप्स पड़ रही है। क्या वह तुम्हें अपना कलम दिया, पर क्या वह तुम्हें अपना कलम दिया। तो इसमें देखिए ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य की शुरुआत क्या से है। तो यस या नो टाइप्स इंटरोगेटिव है, और यहाँ पे दिया यानी क्रिया में आई यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वह लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हो गया डिड। अब करता क्या है, वह है या तुम्हें। तो यहाँ पे देखो कौन दिया, वह। किसको दिया, तुम्हें। तो यहाँ पे देखिए तुम्हें अपना कलम। तो यहाँ पे इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या दिया, अपना कलम दिया, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, तुम्हें दिया, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आपको बताए थे कि जब किसी एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट को बताए थे कि आपके ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यानी जो नॉन लिविंग थिंग, यानी क्या से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है। जैसे क्या दिया, अपना कलम। तो क्या से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट। और जब किसको से प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो किसको दिया, तुम्हें।
तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि यदि एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट यानी एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो इस केस में क्या होता है कि अब लिखने में थोड़ा सा का सोचना पड़ जाता है कि हम पहले लिखें किसे। तो हमेशा याद रखना है कि यदि एक ही वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें से जो आपका यानी लिविंग वाला है यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। लेकिन अगर आप उनके प्लेस को चेंज करते हैं यानी पहले डायरेक्ट उसके बाद इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे यानी सहायक क्रिया हमने लिख लिया, तो डिड ही। अब क्रिया क्या है, देना, तो देना का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको लिखना है गिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MV1 यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो दो दो ऑब्जेक्ट है, अपना कलम और तुम्हें, तो डिड ही गिव, अब पहले हम इनडायरेक्ट वाला लिखेंगे यू। अब अपना कलम, तो वह के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका, तो हीज पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड ही गिव यू हिज पेन, क्या वह तुम्हें अपना कलम दिया। तो इस तरह से आप यस या नो टाइप्स के वाक्यों को भी बड़े आसानी के साथ ट्रांसलेट कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पेन यानी अपना पेन जो है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं उसके बाद किस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। क्या शेर जंगल में दहाड़ता था, करा क्या शेर जंगल में दहाड़ता था। तो यहाँ देखिए क्या से वाक्य शुरू है, क्रिया में तातेती के बाद था थे थी है, पास्ट इंडेफिनिट, और क्या से है तो यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया डिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद डिड द लायन, या लायन भी आप लिख सकते हैं, द ही कर लेते हैं द, क्यों, क्योंकि देखिए जो कॉमन नाउन होते हैं उनके पहले समानता आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो डिड द लायन, अब इसके बाद क्रिया क्रिया यानी दहाड़ना का रोर, तो डिड द लायन रोर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी आपका क्या है कॉमन नाउन है। तो डिड द लायन रोर इन द फॉरेस्ट, क्या शेर जंगल में दहाड़ता था। तो इस तरह से आप यस या नो टाइप्स के इंटरोगेटिव को बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और एकदम आपको जो है जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस केस में हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अब यस या नो टाइप्स के बाद हम देखेंगे दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप क्या है, WH या IW टाइप्स। तो इसको देखते हैं दूसरा टाइप में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH या IW टाइप्स। तो इसको भी आपको बता चुके हैं कि WH क्यों कहा जाता है IW, तो IW का मतलब इंटरोगेटिव वर्ड, यानी इस तरह के वाक्यों में जो यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रश्नवाचक शब्द आपको पता ही है कि जैसे कब, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। और यह सब क्या होते हैं, यानी प्रोनाउन होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा।
शुरू में आपका क्या बढ़ जाएगा, IW बढ़ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। वह शेर देखने जंगल क्यों गया, वह शेर देखने जंगल क्यों गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्रिया में आई यही यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए यानी प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है क्यों का। तो यह हो गया क्या, IW यानी इंटरोगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले IW को लिखेंगे यानी क्यों को पहले लिखेंगे। अब इस पर आपको लगाना है सहायक क्रिया, तो आप लगाएंगे यहाँ पे सहायक क्रिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कर्ता। तो कर्ता क्या है, कौन गया, वह, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब क्रिया लिखना है यानी सब्जेक्ट लिख लिए, तो गया यानी जाना, जाना का क्या हो जाएगा, गो, क्योंकि इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो व्हाई डिड ही गो। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इस मुख्य क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरा जो क्रिया दिया है जिसमें नानेनी आया है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या देखने से, तो आपको बताए हैं अभी कुछ देर पहले ही कि अगर क्रिया में नानेनी आता है तो उससे हम इन्फिनेटिव या जिरंड के रूल से बनाएंगे। तो व्हाई डिड ही गो, अब कहां गया, पहले कंप्लीमेंट इसका लिख लेते हैं, गो टू फॉरेस्ट। अब क्रिया है देखना, देखने से पहले हम क्या लगा लें, टू सी, ठीक है। अब क्या, लायन, टू सी लायन, ठीक है। अब ये आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, जिरेंट के रूप से भी बना सकते हैं। अब टू सी के बदले हम क्या लिख लेंगे, सेइंग लिख लेंगे यानी सेइंग लायन। तो व्हाई डिड ही गो टू फॉरेस्ट सेइंग लायन, या व्हाई डिड ही गो टू फॉरेस्ट टू सी लायन। तो इस तरह से आप इंफिनिटी या जिरेंट का प्रयोग करके इस तरह के वाक्यों की बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। अब उम्मीद है कि आपको इंफिनिटी या जिरेंट से संबंधित कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो आप बड़े आसानी के साथ उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो IW का एक और एग्जांपल लेते हैं। वह नया कार कब खरीदा। तो चलिए एक वाक्य यहाँ पे आ गया, आ की मात्रा वाला। यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ ये नहीं दिख रहा है, ना तो तातेती दिख रहा है, लेकिन अंत में क्या है, आ की मात्रा आ रहा है। तो वह नया कार कब खरीदा, तो आपको इस पहचान को ध्यान में रखना है। तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले देखिए IW या इंटरोगेटिव वर्ड दिया है कब, तो कब को सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। कब के लिए किसका प्रयोग करना है आपको, व्हेन। तो व्हेन, और उसके बाद आपको लगाना है क्या, सहायक क्रिया यानी व्हेन डिड। अब करता क्या है, ही। अब क्रिया, क्रिया का पहला फॉर्म यानी बाई। अब क्या खरीदा, नया कार, तो न्यू कार, और लास्ट में क्वेश्चन करा, व्हेन डिड ही बाई न्यू कार, वह नया कार कब खरीदा। तो इस तरह से आप जो भी आपके क्या होंगे यानी IW टाइप्स के होंगे, प्रश्नवाचक शब्दों वाले जो वाक्य होंगे उन्हें बड़े आसानी के साथ आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि बनाने का जो स्ट्रक्चर है सेम है, ठीक है। और चार जो थे आपको उनको बताए थे, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, उसको भी आप इस पे बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक उसमें से भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाला है वो भी क्लियर होता रहे, ठीक है, साथ ही साथ में, क्योंकि कंफ्यूजन उन्हीं तरह के वाक्यों में होता है। बाकी जो इजी वाला है उसमें आप कर ले जाते हैं। जैसे तुम्हारे पिता जी कौन सा पेन
बेचते थे। तो कह रहा है तुम्हारे पिताजी कौन सा पेन बेचते थे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, ठीक है, और उसके बाद नाउन, क्योंकि कौन सा, कौन सी, कौन से के बाद हमेशा नाउन। ऐसे ही हाउ मेनी, हाउ मच के बाद नाउन, यानी कितना कितनी के बाद नाउन, किसका किसकी के बाद नाउन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा पेन, तो कौन सा जो है आपका आईडब्ल्यू है, लेकिन यह जो है नाउन के साथ प्रयुक्त होता है। यानी जब भी वाक्य में आएगा ये चारों जो बताए हैं, कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसकी किसके, ठीक है, यह हमेशा क्या होंगे, यानी किसी न किसी नाउन के साथ आएंगे। तो जब आईडब्ल्यू के रूप में इनको लिखेंगे, यानी कौन सा के लिए विच का प्रयोग करना है आपको, यानी विच। अब इसका जो नाउन है, नाउन भी ले लेंगे, यानी विच पेन। अब इसका सहायक क्रिया लगाना है, डिड। अब कर्ता कौन है, बेचते थे, कौन बेचते थे, तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर। तो विच पेन डिड योर फादर, अब बेचना का क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह बन गया, यानी विच पेन डिड योर फादर सेल। तो तुम्हारे पिताजी कौन सा पेन बेचते थे। तो इस तरह से आप यानी जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाला है उसको भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव को देखेंगे। ठीक है, अब आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, तो यह आपको पता ही है क्योंकि हर क्लास में आपको बताया जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो यह देखिए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है, इसमें प्रश्न भी होगा और नहीं यानी नकारात्मक भी होगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें यस या नो टाइप्स वाले का देख लें, फिर आईडब्ल्यू टाइप का देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो देखिए यस या नो टाइप्स है, तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ड दिया रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ड आपको लगाना है, यानी डिड। और डिड के बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपका क्रिया यानी MV1 लगाना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। सॉरी निगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट का भी तो प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो यह सेनो टाइप्स का स्ट्रक्चर आपका रेडी है। इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले यस या नो टाइप्स है, तो क्या से वाक्य शुरू होगा, तो क्या तुम हिंदी पढ़ने विद्यालय जाते थे। क्या तुम हिंदी पढ़ने विद्यालय नहीं जाते थे, क्योंकि निगेटिव भैया भूल जा रहा है, तो भूला नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम हिंदी पढ़ने विद्यालय नहीं जाते थे। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो क्या तुम हिंदी पढ़ने विद्यालय नहीं जाते थे, तो क्या से वाक्य शुरू है और क्रिया में ताते थी के बाद थाते थी है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लिखनी है। सहायक क्रिया क्या है, डिड। अब कर्ता क्या हो जाएगा, यू। अब इसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। अब मुख्य क्रिया क्या है, जाते थे, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिया आया, देखो यहाँ पे एक पढ़ने आया है और क्रिया में ताते थी आया है। तो आपको बताए थे मुख्य क्रिया के अंत में ताते थी, तो मुख्य क्रिया के अंत में ताते थी आया नहीं, आपका ये मेन वर्ब है। और जिस क्रिया में नाने नहीं आया वो नॉन फाइनाइट वर्ब है,
यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे पढ़ने, क्या पढ़ने, हिंदी। तो ये दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि इस वर्ब का यह ऑब्जेक्ट है। जब यह वर्ब लिखा जाएगा तब हिंदी को उसके बाद लिखा जाएगा, क्योंकि वर्ब के ऑब्जेक्ट को हमेशा उस वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो डिड यू नॉट, अब कहाँ पे, गो टू स्कूल, यानी आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या करने, ये बचा हमारा पढ़ने, तो टू रीड हिंदी, तो टू रीड हिंदी। तो यहाँ पे हो गया कि डिड यू नॉट गो टू स्कूल टू रीड हिंदी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे क्योंकि वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आपको अगर इसी को क्या करना है, जिरेंट के रूप से बनाना है, तो यहाँ पे READ जोड़ देंगे। या तो आप टू रीड लिखिए या तो रीडिंग लिखिए। डिड यू नॉट गो टू स्कूल रीडिंग हिंदी, ये भी आप कर सकते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है, एक इन्फिनेटिव के रूल से है और एक जिरेंट के रूल से है। तो दोनों में से किसी एक रूल का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप्स। तो ऐसे ही जितने भी यस या नो टाइप्स के सेंटेंस होंगे आप उन्हें बड़े आसानी के साथ ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं IW टाइप का नेगेटिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब यस या नो टाइप्स का नेगेटिव हो गया, अब IW टाइप का नेगेटिव देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसका, IW टाइप, IW या WH दोनों लिख लो, टाइप्स का। तो देखिए जब IW होता है तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो स्ट्रक्चर सेम है, बस केवल आपको IW पहले बढ़ा देना है। बाकी जो यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर है वही सेम स्ट्रक्चर इसमें भी प्रयोग होगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। वह एक मधुर गीत कब नहीं गाती थी। तो कह रहा है कि वह एक मधुर गीत कब नहीं गाती थी। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे देखेंगे क्रिया में ता थे ती के बाद था थे थी, और यहाँ पे देखेंगे निगेटिव है, तो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले IW को ढूंढेंगे, तो प्रश्न करने वाला शब्द क्या है, कब। तो कब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कब के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद सहायक क्रिया आपको लगाना है, तो व्हेन डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, वह यानी गाती थी, यानी वह के लिए सी का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है। तो व्हेन डिड सी, अब क्रिया के बाद नॉट लगाना है, नॉट। तो व्हेन डिड सी नॉट, अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग अ सॉन्ग। तो एक मधुर गीत है ना, तो ए स्वीट सॉन्ग करेंगे, स्वीट सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका व्हेन डिड सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, यानी वह एक मधुर गीत कब नहीं गाती थी। तो इस तरह से देखिए आप IW के वाक्यों के यानी IW के निगेटिव को भी आप ट्रांसलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको जो है यानी स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सारी चीजें बताई जा रही हैं, और इतने इजी अब नहीं लगता कि इससे भी इजी आपको समझाया जा सकता है, क्योंकि यह चीज जो है आपके लिए एकदम बेसिक चीज है, यानी बेसिक तरीके से आपको समझाया भी जा रहा है, ताकि अगर आपको कभी भी टेंस बनाने में दिक्कत हो रही होगी तो वह दिक्कत इसको पढ़ने के बाद क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि अब जो चीजें आपको जितने डीपली और आसान तरीके से समझाया गया, उम्मीद करेंगे कि यह जो है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए जब तक आप यानी चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई आपको सिखा नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको स्वयं सीखने की ललक होनी चाहिए, यानी आपको जो है सीखने कि जो है आपके अंदर एक कहते हैं ना कि इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है
तो निसंदेह आप किसी भी चीज को, कठिन से कठिन चीजों को भी सीख सकते हैं, और नहीं सीखने की इच्छा है तो आप इजी से इजी चीजों को भी सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने अंदर जो है यानी सीखने की इच्छा को जागृत कीजिए, क्योंकि इसके बिना आप नहीं सीख सकते हो, यानी यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। ठीक है, तो आपको अगर सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस, आपको यह करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा जो है पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता हो, तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी दे सकते हैं, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।